गाइस, हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स से और फंडामेंटल राइट्स हम कवर करेंगे एम लक्ष्मीकांत से। ठीक है। अब अगर मेरा बस चले तो मैं डायरेक्टली बुक्स में लाइन टू लाइन पढ़ा के इसे कंप्लीट करना चाहूँ, बट मैंने पूरे के पूरे लोगों की प्लेलिस्ट उड़ते हुए देखी है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। मतलब आप अलाउड नहीं हो, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बुक से कंटेंट उठा के उसकी पीपीटी बना के डाल के कर लो, क्योंकि मैंने कई टीचर्स की देखी है, कई बड़े बड़े एजुकेशन ये जो ऑनलाइन एजुकेशन वाले हैं इन तक की प्लेलिस्ट उड़ चुकी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने कट शॉर्ट करके कंटेंट डायरेक्ट बुक से उठाया था। ठीक है। एमसी ग्रोयल काफ़ी बड़ी पब्लिकेशन है, वो बिल्कुल नहीं लेगी इसको। तो आइडिया क्या है, अपने सामने एम लक्ष्मीकांत बुक ओपन करो। मेरे सामने भी ओपन है, तुम्हारे सामने भी ओपन होनी चाहिए। सो जब मैं इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि देखो हम यहाँ है, तो आइडिया इसकी साथ साथ तुम्हारी बुक कवर करूँ मैं। बाकी यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब देख तो लेते हो तुम लोग, बट प्रॉब्लम ये आती है कि उनमें वो देखने के बाद अब तुम्हें लगता है अच्छा आप बुक से अलग से पढ़ रहे हो, तो उसमें और कहीं अलग जा रही है बुक में अलग डायरेक्शन में जा रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, एंड जो तुमने लेक्चर देखा वो अलग जगह जा रहा है, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि नोट्स बनाए, बुक को कवर करे, क्या करें। माई आइडिया इज़ सिंपल टू गेट यू गाइज सो कम्फर्टेबल दैट यू कैन रीड द बुक अलॉन्ग विथ मी। ठीक है, इतना एफर्ट करो, अपने सामने लक्ष्मीकांत बुक लो और उसमें फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर खोलो। फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ यूपीएससी नहीं बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है और प्रीलिम्स में तो है ही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हर साल आता है। तो पेज नंबर 75 है, मेरे पास 6th एडिशन है, मतलब 74-75 पेज नंबर है। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 8 है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, दूसरा पार्ट है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा तुमको इस लेक्चर के अंदर, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, बेसिक टू एडवांस, सारा क्लियर होगा, है क्या चीज़, क्या मसला है ये। दूसरी चीज़ फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फीचर्स क्या होते हैं, तुम कोई कार देखते हो, फ़ोन देखते हो, उसमें जैसे फीचर्स होते हैं वैसे ही फंडामेंटल राइट का जो भी कॉन्सेप्ट है अभी हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स क्या हैं। मतलब कि ये चीज़ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, कहाँ तक ये चीज़ जा सकती है। ठीक है, उसके लिमिट्स, मेन चीज़ ये है लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेशंस में से आते हैं। क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज़ में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वो बोलता है कि दिस जैसे जो कुछ राइट्स हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ राइट्स जो हैं सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए। तो जब तुम्हें लिमिटेशंस पता होंगी कि अच्छा ये सिटीजन के लिए है या सबके लिए है, तो तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करने में ईज़ रहेगी। ठीक है, तो लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो जनरली लोग फोकस नहीं करते, तो हमारे फोकस एरियाज़ वही रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है। एंड माई स्ट्रेट स्ट्रैटेजी इसकी, हर चीज़ के पीछे हम वाई को अनलॉक करेंगे, बिकॉज व्हेन यू अनलॉक द वाई बिहाइंड एनी कंसेप्ट, उसमें रट्टाफिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि देखो, रटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें कुछ आर्टिकल्स हैं उनके नंबर याद रखने ही रखने हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। देयर आर फ्यू, ओके आई गॉट अ पॉज इन बिटवीन। तो उस वजह से रटने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ऑलरेडी आई डोंट वांट कि तुम हर चीज़ रटो। जिसके पीछे वाई अनलॉक हो रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है, लॉजिक बैठ रहा है, उसके पीछे तुम्हें फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। इस लेक्चर में क्या क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे लिमिटेशंस के साथ। मेन है राइट टू प्रॉपर्टी, इतना ये जो मैंने रेड कलर करके रखा है इतना कुछ है नहीं उसमें, बस सीधी सीधी बात है, पहले ये फंडामेंटल राइट्स में था, इसको उठा के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो ये एक बेसिक फीचर है, मतलब एक चेंज है जो आपको पता होना चाहिए जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं 2 मिनट के अंदर पूरा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज़ हैं। इस लेक्चर के अंदर पीवाईक्यूज़ ऐड होंगे नहीं होंगे, इट डिपेंड्स कि कितना लंबा हो जाता है लेक्चर, बट ओवरऑल पीवाईक्यू पे फोकस मेन रहेगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, इफ आई फील कि द लेक्चर इज़ टू लॉन्ग एंड इफ आई डोंट टेक द पीवाईक्यूज़, मेक श्योर यू मेक एन एफर्ट, दैट वुड बी योर होमवर्क। आई फील कि थोड़ा लॉन्ग होगा बिकॉज I had a class before this and where I taught the same thing and I found कि many people have certain doubts. तो now अब मुझे वो डाउट्स पता है, तो I'll go to certain details and उन डिटेल्स की वजह से मे बी ये पीपीटी थोड़ी लंबी हो जाए। ठीक है, I'll try to make it as simple, as comfortable, as friendly as it can be, like an elder sister, okay, or a younger sister, as you like it. All right, let's begin with this. पहली चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स है क्या और ये क्यों है, क्या है, क्यों इतना इसका बोलबाला है हर जगह। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हमें अधिकार मिलते हैं, पहली बात तो राइट क्या होती है, राइट इज़ अ क्लेम।
जो आप बोल सकते हो कि यार ये मेरा अधिकार है, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो बेसिक से बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है दीज आर सर्टेन राइट्स विच आर फंडामेंटल टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कुछ 6 राइट्स पहले, हाँ ये 6 राइट्स है, पहले 7 थी, ठीक है। वो राइट टू प्रॉपर्टी बोला था ना अभी कुछ देर पहले, और बोलूँगी 10 बार तो और याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम रिलैक्स होके सुनो इसको, ठीक है, कि यार जो भी बोल रहे हैं सब समझ में आना चाहिए। इस थॉट से मत बैठो, बिल्कुल मत बैठो इस थॉट से, ठीक है। तुम्हें इस सब आ जाएगा समझ में, पर तुम्हें रिलैक्स होके सुनना पड़ेगा, ठीक है। बार बार बीच में इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो बेसिक्स होती हैं, जो एक इंडिविजुअल के लिए मतलब हम समझ रहे हैं कि यार ये तो कम से कम होनी चाहिए, इसके बिना कैसे होगा डेवलपमेंट इंसान का, ठीक है। जैसे जैसे एक एक पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों फंडामेंटल है। अब इनको फंडामेंटली क्यों बोला, ठीक है, हमारे पास लीगल राइट्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और भी राइट्स हैं, तो ये फंडामेंटल को फंडामेंटल क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है हमको, ठीक है। गारंटी कैसे करता है कि इसके अगेंस्ट या आपके जो भी हम 6 राइट्स पढ़ेंगे इनके अंदर कोई भी छेड़छाड़ आपके साथ उन राइट्स के साथ खिलवाड़ करता है, आप सीधा लॉ यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंचा सकते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट में सीधा अप्रोच कर सकते हो, वरना जनरली ऐसा नहीं होता है। वैसे इसमें राइट तो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट को सीधा अप्रोच कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोलता है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पे सॉल्व नहीं होता है तो मैं बैठा ही हूँ, लेकिन अधिकार के हिसाब से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वैसे बोला, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट में ना ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, देयर आर सो मेनी केसेस, सो वो नहीं चाहता कि वो और बर्डन ले, वो सोचता है कि यार फंडामेंटल राइट है तो हाई कोर्ट में सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं हो रहा है तो मैं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो तो है ही है, ठीक है। तो पहला तो ये कि गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। वही बात रिपीट की है, नथिंग न्यू। अब आते हैं लक्ष्मीकांत में। अब जैसे ही तुम बुक खोलते हो चैप्टर 8, अपनी नज़रें बुक की तरफ घुमाओ, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पहली लाइन क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। वही चीज़ मैंने लिखी है, बट मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट यूज़ नहीं किया है बुक का, क्योंकि डायरेक्ट उठाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। बात वही है, तुम्हारी जो बुक में लिखा हुआ है उसी के नोट्स हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 है। अब फटाफट तुम्हें पता है ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने पहले चैप्टर फंडामेंटल राइट्स उठाए, लेकिन करेंगे हम पूरी लक्ष्मीकांत, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, आर्टिकल 1 to 4, जिसमें किसकी बात करता है वो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की, ठीक है। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में कहाँ जा रहे हैं हम, पार्ट 2 है आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11, जिसके अंदर वो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। फिर आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 कौन सा है, DPSPs। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर मेरे वीडियोस का एज पर इंपॉर्टेंस होगा, बट हम कवर सब कुछ करेंगे। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ये फंडामेंटल राइट्स, पहली चीज़ ये बता दी। दूसरी बात का, अच्छा पार्ट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। उसके बाद इंस्पायर्ड बाय यूएसएस बिल ऑफ राइट्स। ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है। पहली बात, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर पूछ ले कि क्या ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, तो हाँ ये पता होना चाहिए। रशियाज बिल ऑफ राइट्स बोल दे तो दैट वुड बी रॉन्ग। क्या है इसका मतलब, क्या है, देखो, इंस्पायर्ड बाय यूएसएस बिल ऑफ राइट्स, ये तुम्हें याद नहीं रखना है, आराम से स्टोरी की तरह इसे सुन सकते हो, बस एक क्लैरिटी के लिए की पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बोलता है कि जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स बना रहे थे, जब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी और ये लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने यूएसए का बिल ऑफ राइट्स देखा तो बोला कि यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसमें कुछ 10 ऐसी राइट्स थी, ठीक है। तो इंडिया ने अडॉप्ट किए कुछ एलिमेंट सच एज, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, रुको। तो इंडिया ने उनमें से कुछ जो लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और हमारे लोगों के लिए भी अच्छी होंगी, तो उसमें से कुछ उठाया, मतलब उससे एक इंस्पिरेशन ली बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें ली वहाँ से, जैसे कि एक इंडिविजुअल का फ्रीडम प्रायोरिटाइज करना, उसे प्रोटेक्ट करना, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू करना, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखो, आई फॉरगॉट कि इसमें पेंसिल भी यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसने देखी। लेकिन
ये भी उन्होंने ध्यान में रखा कि इंडिया की जो राइट्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड हैं और फ्लेक्सिबल है। बिल ऑफ राइट्स इतना डिटेल नहीं है। बेसिकली पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद ही पूरा सबसे ज़्यादा डिटेल्ड है सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, इवन यूएसए के कंपैरिजन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काफ़ी अच्छे से इस डाइवर्सिटी को कवर करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा है। लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर है। वो की डिफरेंस क्या है ये आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, बस पता होना चाहिए। की डिफरेंस क्या है कि जो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है वो मेनली फोकस करता है नेगेटिव राइट्स पे। अरे ये नेगेटिव राइट्स क्या है बताऊंगी। नेगेटिव राइट्स मतलब देखो, एक जब भी हम राइट्स की बात करते हैं तो एक नेगेटिव राइट्स है और एक पॉजिटिव राइट्स होती है। नेगेटिव राइट्स क्या होती है? जो गवर्नमेंट के एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। राइट है वो नेगेटिव, मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब है, मतलब अगर कोई भी राइट है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है तो वो नेगेटिव राइट में आ जाती है, ठीक है। और इंडियाज़ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। और हमारे पास तो दोनों हैं, हमने सारी अडॉप्ट की है। एम्पावरिंग द स्टेट टू टेक अफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशल जस्टिस। और जहाँ पर स्टेट अफर्मेटिव एक्शंस वगैरह ले सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव एक्शंस जैसे कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है जो कहता है कि सबको समानता दो, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं विमेन जो है उनको रिजर्वेशन दे, या कोई पिछड़ा वर्ग है SC ST कोई भी क्लास कम्युनिटी माइनॉरिटी है उसको आगे लाने के लिए उसको रिजर्वेशन दे देते हैं, उसके लिए कुछ कर लेते हैं, तो इससे आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आपकी राइट टू इक्वालिटी जो है हैम्पर होगी और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे रिट लगाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स का। अभी भी समझ में नहीं आए तो रिलैक्स करो, आगे ये बार बार वर्ड्स आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। हाँ, पार्ट 3 हो गया क्लियर। 12 से 35 आर्टिकल है हो गया क्लियर। इंस्पायर्ड बाय यूएसएस बिल ऑफ राइट्स है, हो गया क्लियर। 4th पॉइंट है जस्टिसेबल। ये जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बाद अगली चीज़ जो आप पढ़ते हैं पार्ट 4 में वो क्या है? DPSPs, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि DPSPs जस्टिसेबल है क्या? नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला है मैंने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसेबल है क्या? नहीं है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? देखो, जस्टिसेबल का मतलब होता है जो लीगली इन्फोर्सेबल है एंड जो प्रोटेक्टेड है बाय होम, बाय द जुडिशरी, यानी कि आप अगर कोई तकलीफ है तो आप कोर्ट जा सकते हो जिसके लिए, उससे बोलते हैं जस्टिसेबल। अभी आप बोलोगे यार इतना लंबा क्या कर दिया, बुक में तो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। देखो, ये सब याद नहीं करना है, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे डिटेल्स डालनी पड़ती है स्लाइड में, ठीक है। और जितनी चीज़ें मैं तुम्हें जितना ज़्यादा फ़िल्टर करके डिटेल में बताऊँगी, बार बार रिपीटेशन की वजह से वो तुम्हारे माइंड में स्टे करेगी। रिपीटेशन इज़ द की, समझ लो, ठीक है। तो जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स। अब अगर मैं सिर्फ एक वर्ड पढ़ के आगे पास कर जाती तो तुम्हें इतना याद नहीं रहता, ठीक है। चलो, अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, यहाँ पे वापस आते हैं। जो फिर उसके बाद क्या है? जस्टिसेबल का मतलब होता है कि आप उसमें जुडिशियल रेमेडी, यानी कि अ पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? तुम कौन से आर्टिकल के साथ आ रहे हो मेरे पास? सुप्रीम कोर्ट अगर पूछ ले तो बोलना भाई साहब आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं, अच्छा मैंने मैंने तुम्हें वैसे बता दिया है अभी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि मान लो कि किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है क्या हो गया भाई? अगर किसी की फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुई है तो क्या वो हाई कोर्ट जा सकता है? क्योंकि हमने तो बुक में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट पे सीधा जा सकते हो। हाँ भाई, हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया भी था, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है आप जाओ हाई कोर्ट में। नहीं सुन रहा तो मैं बैठा हूँ, सीधी बात है। तो अगर आप हाई कोर्ट में लगाते हो ये सोच के कि यार पास में है और इधर ही काम हो जाए तो अच्छा है, तो आप आर्टिकल 226 के अंडर जा रहे हो। आपको आर्टिकल 226 पावर दे रहा है ये कि अगर आपकी फंडामेंटल जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बुक में लिखी हुई है, क्या देख रहे हो, ठीक है। पेज नंबर 75 पे टेबल बनी है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बताऊंगी सारी, चिंता मत करो, ठीक है। तो हाई कोर्ट में जाके शिकायत करोगे कि ये मेरे राइट टू फ्रीडम को ये वॉयलेट कर रहा है, तो आप 226 आपको पावर दे रहा है। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हो या हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो तो आप आर्टिकल 32 से जा रहे हो। आर्टिकल 32 हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है। लास्ट नहीं है, 33, 34, 35 और है, लेकिन वो 6 राइट्स में से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं वो आर्टिकल 32 है। ये दो चीज़ें अभी वीडियो पॉज करके 50 बार बोलनी है, चाहे 100 बार बोलनी है। बोल बोल के याद करो कि अगर आपकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 की पावर से, और हाई कोर्ट में लगा सकते हो रिट 226 के अंडर, ठीक है।
पहली चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरी है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की मतलब क्या है? द जुडिशरी यूजेस इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट कॉन्ट्रावीन्स फंडामेंटल राइट्स। मान लो आज पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा उठपटांग नियम निकाल दिया, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी या सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को हार्म करें। उन्होंने बोल दिया कि जैसे मान लो, जैसे अभी रणबीर अलाहाबादिया वाला जो केस हुआ था, उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि यार राइट टू फ्रीडम है, क्या हम नहीं बोल सकते, क्या हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते? याद आया? ये तो तुम्हें सबको पता होगा, मुझे पता है। अभी यहाँ कोई न्यूज़ का आर्टिकल निकाला होता तो तुम बोलते ये कब होगा? एनीवेज, लेट्स अंडरस्टैंड द मेन थिंग, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे क्या डिबेट चल रही थी कि भाई राइट टू फ्रीडम है कि नहीं है इंडिया में। लोग, उसने ठीक है बोल दिया जो बोल दिया, बट राइट टू फ्रीडम है तो हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो तुम राइट टू फ्रीडम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब ये सोशली एक्सेप्टेबल क्या है क्या नहीं है, ये एक लंबी डिबेट है, ना सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर पाया है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिफाइड है, तो ये डिबेट आगे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बात समझो कि मान लो जैसे कि आज, और चलो ये जो कंट्रोवर्सी हुई रणबीर अलाहाबादिया वाली, इसमें पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट लॉ निकाल देता है कि आज से हम पूरा यूट्यूब कंट्रोल करेंगे, हम देखेंगे कौन सा वीडियो आ रहा है जा रहा है, इसी से हम लोगों की राइट टू फ्रीडम जो है उसको हम कंट्रोल करेंगे, तो फिर आप जाके जुडिशियल रिव्यू और ये जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ये बोल के कि ये भाई ये हमारी फंडामेंटल राइट है, आप कैसे हमारा फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ले रहे हो? ठीक है, एक दो केसेस हो गए, आप उनको रिस्ट्रिक्ट करो, गाइड करो, उस पर आप कोई जजमेंट निकाल दो कि आप सोशली ऐसे हेटफुल कमेंट्स नहीं निकाल सकते। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई भी हेट स्पीच है तो वो ख़राब है, तो कुछ आप उसका फ़िल्टर निकालो। आप कंप्लीटली हमारी राइट को नहीं छीन सकते कि आप पूरा यूट्यूब कंट्रोल करोगे, हमारी राइट टू स्पीच कंट्रोल करोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो कहीं भी अगर पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी अपनी मनमर्जी से करता है तो भी जुडिशियल रिव्यू हम उस पर बैठ सकता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि अरे ये जो भी तुमने बिल लॉ पास किया है ना, और जिसको तुमने लॉ बनाया है, ये गलत है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी फंडामेंटल राइट ही नहीं, चाहे किसी भी जगह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वो हिलाता है तो सुप्रीम कोर्ट दे देता है भाई सीधा, हटाओ इसको, ठीक है। तो जुडिशियल रेमेडी भी है, जुडिशियल रिव्यू भी है, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में अभी हमने वही पढ़ा। जो रिट्स हैं, रिट्स क्या क्या हैं हम पढ़ेंगे अच्छे से। PYQs में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ रखे हैं रिट्स से, रिट्स को किन ट्रिक्स के साथ याद करना है वो भी तुम्हारे लिए लाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 है, उसमें रिट्स हैं, उनके थ्रू हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जस्टिसेबल का मेन मतलब, ईजी मतलब समझ आ गया। आइए वापस, पार्ट 3 समझ आया, मेरे साथ बोलो बेटा। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया, आर्टिकल 12 to 35 आ गया, इंस्पायर्ड बाय यूएसएस बिल ऑफ राइट्स क्लियर हो गया, जस्टिसेबल हो गया। अब बोल रहा है इलेबोरेट लिस्ट इन इंडिया, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। इलेबोरेट लिस्ट इन इंडिया का क्या मतलब है कि बाकी किसी कंट्री में इतनी इलेबोरेटली नहीं लिखी गई है फंडामेंटल राइट जितनी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बस इतना ही है। उसके बाद एक वर्ड है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन लिख रहे हो या फंडामेंटल राइट्स के बारे में किसी से बात भी कर रहे हो, जस्ट यूज़ इट कि भाई ये तो मैग्ना कार्टा है इंडिया का। मैग्ना कार्टा क्या है? चलो भाई ये भी ध्यान से कहानी की तरह सुन लो, बस इतना पता होना चाहिए, हाँ है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अगर मैंने बोल दिया मैग्ना कार्टा DPSP है या फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं, फंडामेंटल राइट है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये क्या थी? ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये एक पीस ट्रीटी थी जो कि दैट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द किंग वाज नॉट अबव द लॉ एंड द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी वाज लिमिटेड बाय द रिटन लॉ ऑफ लैंड। मतलब कि वो जो बोलते हैं कि अपनी मन मर्जी का राज चलाना, ऐसा कुछ एक राजा था जो करता था। तो फिर एक पीस ट्रीटी साइन करी गई, तो बोल दिया गया कि अभी मैग्ना कार्टा है भाई, मतलब कि मैग्ना कार्टा साइन हो गया, पीस ट्रीटी स्टैब्लिश कर दी गई कि किंग अपनी मर्जी से कुछ भी नियम नहीं बना सकता, ठीक है। एक गवर्नमेंट है, उसकी एक अथॉरिटी, और वो भी लिमिटेड है बाय द रिटन लॉ। एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन से एक गवर्नमेंट लिमिटेड होगी और उसके हिसाब से ही काम करेगी। सो बेसिकली मैग्ना कार्टा है फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या है? देखो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आपकी सारी सोल ऑफ अधिकार है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी होगी, आप इक्वालिटी, जैसे कि आप कहीं पे किसी शॉप पे जा रहे हो और आपको बोल दिया गया कि नहीं तुम तो शॉर्ट हाइट हो, तुम्हें तो हम यहाँ सामान ही देंगे, तो आप बोलोगे, आप कहाँ जाओगे शिकायत करने के लिए? अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं होती तो आप कहाँ जाते? लेकिन क्योंकि भाई सारा वो नॉइज़ पोल्यूशन आज ही है। हाँ, तो गेटिंग बैक टू इट, तो आप कहाँ जाओगे? आप राइट टू इक्वालिटी है तो आप जा सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हो कि इस दुकान वाले ने जस्ट बिकॉज शॉर्ट हाइटेड हूँ तो इसलिए काम सामान देने से मना कर दिया। तो ये पावर
आपको आपकी राइट्स देती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। चलो, मैग्ना कार्टा मीन्स एक गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो लिमिटेड है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो है आपको अधिकार देते हैं कि कोई भी आपके अगेंस्ट, आपके मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं जा सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा सकती, ठीक है। उसके बाद है गारंटी टू ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ बिल्कुल, बिना किसी भेदभाव के सारे सिटीजन्स को दी जाती है, लेकिन हाँ सिटीजन्स और फॉरेनर्स के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे और वो इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो ये बेसिक था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है। अब फीचर्स में इनमें से कुछ चीज़ें फीचर्स में रिपीट होंगी, बट बेसिक आइडिया ये था, ठीक है, कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। अब एक सेकेंड, अब हमें करना है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये समझ लोगे तो भी आगे के आर्टिकल्स जो हम पढ़ेंगे वो समझ आएंगे, ठीक है। आई विल सिंप्लीफाई इट एज मच एज आई कैन। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है तो, और ये जो तुम दीवार का सारा टेक के बैठे हो, ज़रा सीधे बैठो पहले तो, ठीक है। पानी पीना है पानी पी लो, देखो टिके रहो कि तो ही समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा मेरे से तो अभी राइट टाइम है, खिसक लो और दूसरा वीडियो चालू करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, तो अपना टाइम कहीं वेस्ट मत करो। समझ आ रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं समझ आ रहा तो अभी निकलो और दूसरा वीडियो देखो। मेन पर्पज़ है एग्ज़ाम निकालना है। आगे चलते हैं, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पहला फीचर, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, यानी कि कुछ जो राइट्स हैं इसमें वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं। कुछ सिटीजन्स के लिए, ये मतलब बाकी भी सिटीजन्स के लिए हैं, लेकिन बाकी वाली फॉरेनर्स के साथ भी आप शेयर करोगे, लेकिन कुछ सिर्फ आपके लिए। दूसरे देश से आपका कोई फ्रेंड आया, आपको या कोई भी इंडिया के बाहर का दूसरा सिटीजन या फॉरेन सिटीजन यहाँ आता है तो उसको वो राइट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। पॉज करके इसको चाहो तो पूरा रीड कर सकते हो। अभी तक मैंने तुम्हें आर्टिकल्स नहीं समझाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इस चीज़ को देखते ही आपको डर ना लगे। लग रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन ये एक अच्छे से मैंने जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अ गुड रिप्रेजेंटेशन इसे की, तो उसमें आई एम टेलिंग यू कि देखो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 है, 29 और 30, ठीक है। अब ये लिस्ट तो है। अब मैं आपको एक ट्रिक जो बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम में जब पूछे कि ये राइट सब, क्योंकि ये देता है, ये क्वेश्चन है भी कि आपको राइट लिख देगा क्वेश्चन में, बोलेगा दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। अब आपको याद नहीं होगा तो यू विल फेल देयर। तो एक बेसिक ट्रिक ये है कि जो सिर्फ सिटीजन्स को राइट है, ठीक है, वो बेसिकली ऐसी राइट्स है जिससे हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है। मतलब उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। मतलब डेमोक्रेसी और नेशन से बहुत ज़्यादा उनका, नेशनल सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा उनका लेना देना है। और जो राइट्स हमने फॉरेनर्स को भी दे रखी है वो वाली राइट्स हैं जो बेसिक डिग्निटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इस टेबल में देखो, फंडामेंटल राइट्स फॉर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स में एक है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये तो देनी पड़ेगी ना। मान लो कोई फॉरेनर यहाँ आता है और उसको यहाँ के लोग मार डालते, ख़त्म कर देते हैं, तो वो क्या कर सकता है, या उसके साथ मारपीट करने लगते हैं या कुछ भी, तो वो कौन सा राइट है, वो कौन से, तो फिर वो हमारे जो सिस्टम है, तो वो पुलिस से हेल्प किस प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन कैसे मांगेगा अगर उसको हमने दी नहीं होती आर्टिकल 21 में। लेकिन हमने बोला है कि हमारे यहाँ जो आता है वो अतिथि देवो भव है, मेहमान भगवान रूप है, हम आपकी लाइफ लिबर्टी की प्रोटेक्शन ज़रूर करेंगे। सो ये देखो, जहाँ पर बेसिक डिग्निटी की प्रोटेक्शन की बात आती है तब ये सारे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। आप थोड़ा लॉजिक लगा, जैसे कि आर्टिकल 14 दे दिया जो दोनों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए भी है, सिटीजन्स के लिए भी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बिल्कुल देना चाहिए। बाई चांस उनके साथ चोरी हो जाए तो ऐसा तो पुलिस नहीं बोल सकती कि तुम तो फॉरेनर हो, तुम्हारे साथ हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा ना। वो दे विल ट्राई टू हेल्प देम एंड दे शुड। दूसरा आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बाई चांस उनको जैसे यहाँ पर कोई फॉरेनर है, वो यहाँ पर जैसे मान लो कोई लॉ ब्रेक कर देता है बाय एक्सीडेंट, नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली नहीं करता बट ऐसे ही हो गया। जैसे मान लो उसके फ्रेंड की कार, ही सेज की जस्ट लेट मी ड्राइव इट, अब उसके पास लाइसेंस नहीं है, दूसरा उसने कहीं पे रैश ड्राइव कर दी, तो फाइन तो कटेगा उसका ना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन भी है। और मान लो उसको कहीं पे कोई किसी ने गलत फंसा दिया तो उसके अगेंस्ट भी उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, राइट।
आर्टिकल 21 बता दिया। 21A है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, वो चाहे जहाँ घूम सकता है ना। लिबर्टी का मतलब उसने एक चॉइस बनाई कि चॉइस, लेट्स से उसने एक चॉइस रखी कि उसे इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वो उसका अधिकार है, वो खा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं। पॉज दिस वीडियो एंड रीड देम अगेन। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, आई कैन एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, बट ये काफ़ी सिंपली रिटन है और मैंने ट्रिक बता दी है कि जो नेशनल सिक्योरिटी या हमारे नेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा उनको हमने सिर्फ सिटीजन्स को ही दिया है कि बस आप ही यूज़ करो। बाकी जो बेसिक डिग्निटी से रिलेटेड है किसी ह्यूमन की, उनको हमने फॉरेनर्स को भी दिया है। जैसे एक बार मैं इसमें समझा देती हूँ, फंडामेंटल राइट्स ओनली टू सिटीजन्स, ये ओनली टू सिटीजन्स वाली जो है एक बार मैं इनको समझाती हूँ। आर्टिकल 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये मैं मान लो किसी फॉरेनर को दे देती हूँ तो वो यहाँ आएगा, ठीक है, और उसके बाद बोलेगा कि मुझे तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो आप बोलोगे नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 15 नहीं है। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्योंकि आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो, इसलिए ना आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो और ना ही आप यूपीएससी में जा सकते हो, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड है कि ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन डू इट। समझ आइए। आर्टिकल 16 ने बोला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वही यूपीएससी वाला एग्जाम्पल। एक अपॉर्चुनिटी है, वो बोलेगा नहीं, आ गया कोई चाइना से, बोलेगा मेरे को तो यूपीएससी में जाना है, मुझे तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल लेना है, नहीं कर सकते आप इंडियन सिटीज़न नहीं हो, आपके पास आर्टिकल 16 नहीं है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो, देखो इंटरेस्टिंग भी है कि स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। अब ये जो आर्टिकल 19 है हमने फॉरेनर्स को क्यों नहीं दिया? मान लो 4-5 फॉरेनर्स यहाँ आते हैं और यहाँ पर वो अपनी स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ करके हेट स्प्रेड करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन या अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, और एंड दे ट्राई टू टॉपल द गवर्नमेंट या और दे ट्राई टू डिस्टर्ब द हार्मनी इन द कंट्री। तो अगर उनके पास आर्टिकल 19 हम दे देते तो हम उन्हें रोक नहीं सकते थे, हमें उनको वैसे ही सुनना पड़ता जैसे हम हमारे सिटीजन्स की डिमांड्स को सुनते हैं। वैसे आजकल तो सिटीजन्स को भी प्रोटेस्ट में लाठियाँ पड़ती है, बट ये तो अब ठीक है, होगा कुछ ना कुछ इसका भी ठीक। बट अगर आर्टिकल 19 होता तो फॉरेनर्स भी यहाँ आके प्रोटेस्ट कर सकते थे, तो हम नेपाल के जो जेनजी है उनको यहाँ ला के प्रोटेस्ट करवा सकते थे, पर नहीं करवा सकते क्योंकि वो उनके पास आर्टिकल 19 नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एंड ऑफ माइनॉरिटीज़। मान लो साउथ अफ्रीका से कोई माइनॉरिटी उठ के इंडिया आ जाती है और बोलती है कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करो, ये है वो है, प्रोटेक्ट करो, तो हम बोलेंगे सॉरी, आप इंडियन सिटीज़न नहीं है, हम आपकी माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, आप अपनी कंट्री में ही जाइए। समझ आ गया। आर्टिकल 30 राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी दी है सिर्फ सिटीजन्स को ही, क्योंकि अगर कोई फॉरेनर यहाँ आके, मान लो कोई भी रिलीजन है या कोई भी है माइनॉरिटी, वो यहाँ आके अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाने लग जाए, अपनी ही प्रीचिंग्स करने लगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर गलत शिक्षा या किसी भी तरह की टीचिंग्स, रॉन्ग टीचिंग्स स्प्रेड होगी तो उसका देश पे या एटलीस्ट धीरे धीरे इम्पैक्ट करके वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे हैम्पर कर सकता है। मान लो कोई बाहर से आके यहाँ के बच्चों को बोल रहा है कि मैंने स्कूल खोली है और मैं सबको सिखाऊंगा बॉम्ब कैसे बनाते हैं, तो ये तो दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हार्म। ठीक है, तो इसलिए कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है एंड कुछ फॉरेनर्स और सिटीजन दोनों के लिए। आई होप सो इट्स क्लियर। अभी भी समझ नहीं आया, रिलैक्स, आई एम हियर। ठीक है, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ आया तो। अब एक ये देखो, ये फुल क्रेडिट टू फोरम आईएएस, प्लीज़ कोई कॉपीराइट मत ठोक देना। फोरम आईएएस को क्रेडिट देंगे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पिक्चर के साथ इसको प्रेजेंट किया है कि ओनली टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। ये आर्टिकल के नंबर हैं, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ओनली टू सिटीजन, ईजी टू रिमेंबर है यार, 15, 16, 19, 29 एंड 30, किसी का बर्थ डेट या कुछ करके याद करो। एंड सिटीजन एंड फॉरेनर्स उनके तो बाकी वाली हो ही गई, 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। टेक अ screenshot if you want to, or you can draw this in your notebook if you feel that way. Alright, now let's come to the second point. क्या मैं सारे पॉइंट्स इतने डिटेल में समझाऊंगी? नहीं, कुछ हैं जिन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वही मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ, बाकी सारों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सेकंड वाला बोल रहा है दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, दैट स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। ये मैंने ये भी बोला था, वो जो रणवीर अलाहाबादी वाला केस हुआ था
कि एब्सोल्यूट है आपकी फंडामेंटल राइट्स, क्वालिफाइड नहीं है। मतलब कि अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो कभी भी उनमें उनको कर्टेल कर सकता है, हटा सकता है। जैसे हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, उसको हटा के लीगल राइट बना दिया, 300A में डाल दिया, ठीक है। तो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए जब जो फंडामेंटल राइट्स के क्रिटिसिज्म का जो एक टॉपिक आता है उसमें ये भी बोलते हैं कि क्या मतलब है देने का जब कर्टेल कर सकते हो, लेकिन कर्टेल देखो इतना इजीली नहीं कर सकते। देयर इज़ जुडिशरी, हमने पहले भी पढ़ा था, जस्टिसेबल है जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू करता है अगर कोई भी हटाने की कोशिश करेगा। बट स्टिल ये ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर क्वालिफाइड, ठीक है। राइट्स आर क्वालिफाइड मीनिंग यू हैव देम बट विथ लिमिट्स। जैसे वो कंट्रोवर्सी हुई थी रणवीर अलाहाबादी वाली कि आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग दैट लिटरली शेक्स पीपल, कि that vulgarity should not be the thing, okay? You should be aware and calculative of what you speak, especially when you are that influential. That is what उसका पूरा सारांश निकला। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मोस्ट अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, फ्यू अगेंस्ट प्राइवेट एक्शंस, एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये पॉइंट क्या होता है कि देखो जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें ज़्यादातर जो है वो स्टेट के अगेंस्ट है, मतलब कि वो आपकी वायलेट होती है। अगर गवर्नमेंट उनको वायलेट करती है तो आप एक्शन ले सकते हो। बहुत कम है जो प्राइवेट एक्शंस या इंडिविजुअल्स से रिलेटेड है। जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी वाली चीज़ होती है तो येस यू कैन। अभी एक अनटचेबिलिटी वाली चीज़ कौन कर रहा है, ठीक है, हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन ना। आप अनटचेबिलिटी वैसे एक ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। यही क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इज़ अनटचेबिलिटी डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, वर्ड है अनटचेबिलिटी बट क्या है एग्जैक्टली अनटचेबिलिटी, कौन सा एक्शन अनटचेबिलिटी में काउंट होता है, ऐसा डिफाइंड नहीं है। हाँ, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होती हैं उनसे ही हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं बट एग्जैक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सम आर नेगेटिव, यानी कि लिमिट द स्टेट अथॉरिटी। पहले बताया था थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं, वापस सुनो। सम आर नेगेटिव यानी कि जो स्टेट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, स्टेट जहाँ पे वर्ड होता है उसका मतलब गवर्नमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 12 में यही बताएंगे कि स्टेट का मतलब क्या है। तो सम आर नेगेटिव यानी कि वो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करते हैं। दूसरा है अदर्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वो सिटीजन को प्रिविलेज देती है, दे गिव प्रिविलेज अपॉन सिटीजन। इसके एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जो आपकी जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, बुक में देखो पेज 75 सेकेंड वाले कैटेगरी में सेकेंड, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 भी है और आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आपको राइट दे रही है, तो ये क्या है, ये एक प्रिविलेज दे रही है, ये पॉजिटिव हो गई, कन्फर्स प्रिविलेज अपॉन पीपल। दूसरा जो लिमिट द स्टेट अथॉरिटी, उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ ले लो, मतलब कि लॉ के सामने सब बराबर है, अब चाहे वो आप प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, ठीक है। हाँ, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं बट स्टिल, तो कुछ लिमिट करती है स्टेट के अथॉरिटी, यानी कि ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से रूल पास नहीं कर सकते। कुछ होती है जो प्रिविलेजेस देती हैं सिटीजन को, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, ठीक है, लिबर्टी हो गया। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, बुक में भी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, बुक में लाइन टू लाइन चलो, पेज नंबर 75 पे फोर्थ पॉइंट यही है जो मैंने बोला है। फिफ्थ पॉइंट यही है, दे आर जस्टिसेबल। अभी देखो रीड कर रही हूँ बुक से, दे आर जस्टिसेबल अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट्स फॉर देयर इन्फोर्समेंट इफ़ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। लिखा हुआ है ना बुक में, जस्टिसेबल बताया था कि हाँ दिक्कत आ रही है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो स्ट्रेट अवे मूव टू कोर्ट। हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, 2 to 6। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32। ये पावर देंगे आपको, देते हैं, देंगे क्या। फिर 6th है, दे आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल वही बात बोली है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, 6th पॉइंट यही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। बोला था ना इजी होगा, ये हो गया, ये हो गया। अब 7th पॉइंट पे आते हैं। 7th पॉइंट इसमें आया है, बुक में भी लिखा हुआ है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ठीक है। सैक्रोसेंट और परमानेंट का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कर्टेल कर सकती है, जैसे कि करा भी है। राइट टू प्रॉपर्टी थी ना पहले फंडामेंटल राइट्स में, उसको हटा दिया तो कर्टेल कर दिया ना, उसको लीगल राइट में डाल दिया पर फंडामेंटल राइट से हटा दिया। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछे कि पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल देम, या बोल दे कि दे आर सैक्रोसेंट या परमानेंट, नहीं, सैक्रोसेंट नहीं है वो। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट ईदर, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपेल देम या रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें कर्टेल भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, लेकिन एक
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही कर सकता है, कोई ऑर्डिनरी एक्ट के थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स फंडामेंटल है, बहुत कोर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो कर सकते हैं। ऑर्डिनरी एक्ट क्या है, सिंपल मेजोरिटी, ऐसा ईजिली नहीं कर सकता वो, ठीक है। एंड मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि करो, पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं हिलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है इंटरेस्टिंगली, बट जो जजमेंट्स हैं, जैसे स्पेशली केशवानंद भारती केस वगैरह है, तो उन जजमेंट से हम इंटरप्रेट करते हैं कि यार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, थोड़ा DPSP से भी हम समझते हैं वगैरह वगैरह। बट जैसे कि ये वर्ड्स याद रखो, अनटचेबिलिटी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कहीं पे भी डिस्क्राइब्ड नहीं है कि क्या है अनटचेबिलिटी, किस एक्शन को आप अनटचेबिलिटी में काउंट करोगे नहीं करोगे, ऐसा डिस्टिंक्शन कुछ नहीं है। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। 8th पॉइंट पे आते हैं, टर्न योर पेजेस, सीधा 8.2 टेबल आ रही होगी, वो हमने ऑलरेडी कर ली है। 8th पॉइंट क्या है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बिल्कुल, नेशनल इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने लगाई भी थी एंड वो सस्पेंड हुई थी, लेकिन आर्टिकल 2021 नहीं होगा। 2021 क्या है, टर्न योर पेज बैक, जाओ उस टेबल पे वापस। 2021 क्या है, 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि अगर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट किया जाता है, किसी को पकड़ा जाता है, तो उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलती है, कि जैसे बेल हो गया, हर ऑफेंस के लिए नहीं, बट हाँ आर्टिकल 21 भी ऑफ कोर्स उसमें आएगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस वो है, ऐसा नहीं कि जिसका मन किया उसको उठा के अंदर डाल दिया, उसका प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनको आप नहीं छेड़ सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी है चाहे कुछ भी है। और इंटरेस्टिंगली बुक में ही लिखा है कि फर्दर द 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। अगर नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन अगर उस इमरजेंसी को किस ग्राउंड पे, अगर हमने ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे डाला है, तो फिर फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है। एंड ये ऑलरेडी रिटर्न है, मतलब इसमें कोई अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी है, तो आर्म रेबेलियन है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं जाती। मतलब कि अगर वॉर होता है, लेट्स से जो पीछे कुछ सिचुएशंस बनी थी इंडिया पाकिस्तान वॉर की, ऐसा कुछ होता है, बहुत पूरा एक्सटेंसिव वॉर में चला जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली, और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, क्योंकि वो एक्सटर्नल रेबेलियन हो गया, तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स भी उड़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 2021 रहेगा। दूसरी बात, अगर नेशनल इमरजेंसी ऑन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जो शायद पाकिस्तान में कभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो वैसे हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो बात तो इसमें यही बोली है कि अगर इंटरनल इमरजेंसी मतलब कि जैसे नेपाल में जो जैसे जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था, तो वो उनकी इंटरनल इमरजेंसी थी, अंदर के लोग ही लड़ रहे थे और अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ऐसा अगर इंडिया में होता है तो गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी यस डिक्लेयर कर सकती है, बट फंडामेंटल राइट्स कर्टेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो इंटरनल इमरजेंसी है। अब आते हैं 9th पॉइंट पे। 9th इज़ कि इनका जो स्कोप है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम फंडामेंटल राइट्स तो करेंगे कवर, लेकिन उनकी लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर करेंगे। 9th पॉइंट में दे आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशंस, एंड किस आर्टिकल से लिमिटेड है फंडामेंटल राइट्स, बाय 31A, 31B एंड 31C। 31A कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स। 31B कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, एंड 31C कहता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन DPSPs। नाउ व्हाट डज दिस मीन? देखो, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये थोड़ी लिमिटेड हैं बाय दीज 31A, 31B, 31C, यानी कि कुछ लैंड रिलेटेड जो रूल्स हैं, लॉस हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो बना दिए गए तो, ठीक है। और अगर कोई DPSP है, DPSPs क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या DPSPs बेसिकली कुछ आइडियाज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखे कि यार हम जो भी काम करें हमारी कंट्री में, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर करें, इन आइडियाज़ के साथ करें, इन संस्कार, आप बोल दो ऐसे कि ये संस्कार हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को कोई DPSP को ध्यान में रखकर कोई लॉ बनाना है, तो आप अगर उस DPSP के अंदर उस विजन में आप कोई लॉ बना रहे हो तो वो आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे आपको फंडामेंटल राइट उसमें पीछे पिस रहा हो या जो भी है। तो और अगर 9th शेड्यूल से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ 9th शेड्यूल में आ गई, 9th शेड्यूल क्या है, बेसिकली 9th शेड्यूल में उन चीज़ों को डाला गया है जिनको आप जुडिशियल रिव्यू में नहीं ले जा सकते,
आप उन पे कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता कोर्ट। तो 9 शेड्यूल वो है, जब हम शेड्यूल्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही है कि ऐसे कुछ नियम, ऐसे कुछ लैंड रिलेटेड नियम या ऐसे कुछ लॉज जो DPSPs को लागू करने के लिए हो या 9 शेड्यूल के अंदर का कुछ हो, तो उसे फंडामेंटल राइट या जुडिशल रिव्यू उस पर आप नहीं कर सकते। सिंपल सा है। इसमें से क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे हैं अभी, तो लाइट रहो, ठीक है। अब यहाँ आते आते अगर तुम्हारी हालत ख़राब हो गई हो तो रिलैक्स, आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, जस्ट स्टे इन, ओके। पहली बार पढ़ रहे हो लगेगा हेक्टिक, मुझे भी लगा था। दूसरी बार पढ़ रहे हो तो भी लगेगा। 4 महीने बाद पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लगेगा, चाहे तुम 5वीं बार ही क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है। यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू एंड स्टे देयर, हैंग इन देयर, ओके। आगे बात करते हैं फीचर्स। अरे यार कितने क्या है, बुक सामने खुली है तुम्हारे, ठीक है, उसमें जितने हैं वो सारे करने हैं ना, बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं। 10th पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 33 के बारे में क्या करता है, अलाउज द पार्लियामेंट टू लिमिट द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। मतलब कि अगर जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, कोई अगर आर्म्ड फोर्सेस में, कोई अगर आर्मी में है तो उस पर उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिट की जाती हैं, लिमिट में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि आप मान लो अगर आर्मी, पैरामिलिट्री, क्योंकि ना ये सारी फोर्सेस एक बहुत डिसिप्लिन रूटीन में चलती है, इनका एक अलग ही तरीका होता है फंक्शनिंग का, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स बहुत रिजिड होता है, बहुत डिसिप्लिन होते हैं ये लोग, और आपको भी पता होगा कि इनको बहुत तगड़ी तगड़ी पनिशमेंट्स भी मिलती हैं, और मतलब लेवल के पार है। आजकल तो बहुत पॉडकास्ट आते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ पता चलने लगा है हमारी आर्मीज़ के बारे में, उनके ब्रेवरी के बारे में। पहले भी पता था, लेकिन अब और ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें हमें पता चली कि स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक अलग लेवल का दर्जा है इनका, इसलिए इनके नियम, इनकी फंडामेंटल राइट्स को कंट्रोल करना होता है। अगर बेसिक रख देंगे तो अगर कोई मान लो, हाँ सारा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, आई नो, अगर इनको सारी बेसिक फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सरसाइज करने पाएंगे तो मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे ये सब, ठीक है। तो मिलिट्री के अपने रूल्स हैं, एंड जो जाता है मिलिट्री में उसे ये पहले से ही पता होता है, उसे फंडामेंटल राइट से इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। दूसरा मेन कारण इसका कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का ये था कि इनकी राइट्स लिमिटेड होंगी, क्योंकि मान लो कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स है, जिनको हमारे देश की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है, अगर वो साथ में आके प्रोटेस्ट करने लगे तो नहीं करेंगे वो, दे आर द रियल ट्रू नेशनलिस्ट, ओके। बट इनका आइडिया ये आर्टिकल डालने का यही था कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस, इन लोगों को हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरा दे दिया तो शायद एक हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसे कुछ थ्रेट्स और डर की वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल है, हम सबको पता है, ठीक है। दे आर अ ट्रू हीरोज़ एंड वी ऑल रिस्पेक्ट देम अलॉट। आर्टिकल 33 का ये है, तो क्या पार्लियामेंट लिमिट करता है इनके स्कोप को? तो याद रखना है, करता है। दूसरी बात आते हैं 11 पॉइंट पे, आर्टिकल 34। तो ये आर्टिकल याद रखना, ठीक है ना, वैसे नहीं इतना पूछा गया, पर पता होना चाहिए कि कौन लिमिट करते, तो हाँ है, मीडियोकरली इंपॉर्टेंट है 33, 34। 34 क्या है? इट अलाउज देयर लिमिटेशन ड्यूरिंग मार्शल लॉज, मीन्स मिलिट्री लॉज। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ बेसिकली ये होता है कि जब जितना भी आज हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है वो सीधा के सीधा आर्मी के पास चला जाए, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। उसके बाद मिलिट्री जो चाहे वो करे। जैसे पाकिस्तान में हर वक्त मार्शल लॉ ही तो चलता रहता है, जो उनका चीफ बोलता है मिलिट्री का वही होता है कंट्री में, बस PM तो पपेट होता है, तो मार्शल लॉ उसे कहते हैं। और अगर बाई चांस इंडिया में कभी मार्शल लॉ का ऐसा सीन नहीं है, पर अगर हो जाए तो फिर मार्शल लॉ में सारी फंडामेंटल राइट्स लिमिट हो जाती है, क्योंकि अब मिलिट्री का रूल होगा तो वो जो कहेंगे वैसा होगा। वैसे तो आई फील कि जैसा अभी हाल है उस हिसाब से तो मार्शल लॉ ही काइंड ऑफ है, बट मार्शल लॉ हो तो इंडिया का चलो पर्सनल ओपिनियंस यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। 10 हो गया, 11 हो गया, अब आगे चलते हैं। ये लो भाई, अगर तुम्हें ज़ोर आ रहा हो तो ठीक है, लुक एट देम एंड स्टे देयर। अभी हो गया वैसे तो, बट ये था कि यहाँ तक आए हो तो डटे रहो, तुम कर सकते हो। आगे बात करते हैं, 12 है, और अब ये वीडियो बस एंड ही होने वाला है, ये लास्ट पार्ट है। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स इवन दो मोस्ट आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, आर्टिकल 35। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव भी बना सकते हैं? हर स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर की तो नहीं है, पर अगर स्टेट लेजिस्लेटिव चाहे तो क्या वो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए कोई भी लॉ बना सकती है? जी नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि इससे यूनिफॉर्मिटी ख़राब हो गई। किसी स्टेट में कोई फंडामेंटल राइट का अलग ही मज़े हैं, बहुत अलग लेवल पे, एडवांस लेवल पे, उसमें बहुत सारे पर्क्स डाल दिए, किसी स्टेट में वही रहा है जो सेंटर ने किया है। ऐसी प्रॉब्लम्स और यूनिफॉर्मिटी को डिस्टर्बेंस मतलब यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ये रखा गया कि सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसे लॉज बना सकता है जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने में यूज़ हो। इन्फोर्स करना मतलब कि जो राइट है उसके पीछे एक ऐसा लॉ बना देना जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए राइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जब बनाया, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ये इंश्योर करता है द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। समझ आ गई बात? अब ये है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का पहले ओरिजिनली अगर पूछे कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स थी, गलत है स्टेटमेंट। 7 थी, एक बाद में हटाई गई है। तो ये 7 थी पहले, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो है वो उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 300A, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, पार्ट 12। ठीक है, दिस वॉज इट। एनी सजेशन, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो। अब एक चीज़, वन थिंग आई विल टेल यू, दैट इज़ रिपीटेशन से ही कोई भी चीज़ समझ में और फ्रेंडली लगेगी। द वे यू लिसन टू योर सॉन्ग्स एंड यू गेट फ्रेंडली विद देम, 2 बार सुन के तुम्हें कोई भी रैप याद हो जाता है, तो दैट इज़ सेम वे, योर ब्रेन इज़ वर्किंग द सेम वे। बस तुम रिपीट नहीं करते हो, क्योंकि जब तुम बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हें डर लगने लगता है। डरना नहीं है, रिपीट करते रहो, समझ आ रहा नहीं आ रहा 3 बार तक तो लगे रहो बस, उसके बाद सोचो कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा, एंड टेस्ट योर सेल्फ बाई MCQs। दिस इज़ द की मंत्रा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चंस है तो ठीक है, you can drop them. Okay, any questions are welcome. That's it for today. See you in the next part where we will be discussing one by one the rights.